बाइपोलर डिसऑर्डर जो लगभग 50 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, डॉक्टर्स इसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक लाइफ लॉन्ग ब्रेन कंडीशन है जिसमें मेनिया या हाइपोमेनिया के क्लियर एपिसोड्स होते हैं, यानी असामान्य रूप से हाई एनर्जी, मूड या एक्टिविटी, और साथ ही डिप्रेशन यानी लो मूड और लो एनर्जी। ये सिर्फ रोजमर्रा के अप्स एंड डाउन्स से कहीं ज्यादा है। ये सस्टेन्ड डिसरप्टिव शिफ्ट्स होते हैं एनर्जी, स्लीप और बिहेवियर में, जो समय के साथ आते जाते रहते हैं। इस वीडियो में बाइपोलर डिसऑर्डर के टॉप एविडेंस रैंक्ड कॉजेज और ट्रीटमेंट्स, रोज की हैबिट्स और सप्लीमेंट्स कैसे मदद करती हैं, और हजारों रियल एक्सपीरियंसेस क्या बताते हैं, क्या काम आया क्या नहीं, तो आखिर तक जरूर देखिए। बाइपोलर डिसऑर्डर एपिसोड के हिसाब से काफी अलग दिख सकता है। मैनिक एपिसोड्स में मूड का बढ़ जाना, तेज रफ्तार वाले विचार, नींद की कम जरूरत और जोखिम भरे फैसले आते हैं। डिप्रेशन के दौरे में मन उदास रहना, ऊर्जा की कमी, किसी काम में मन न लगना और ध्यान लगाने में परेशानी होती है। स्लीप में बदलाव कॉमन है। किसी व्यक्ति को कितनी स्लीप चाहिए या चाहती है, उसमें शार्प शिफ्ट्स आते हैं और फिर इम्पेयर्ड फंक्शनिंग आता है। एपिसोड्स के दौरान वर्क, रिलेशनशिप्स या डेली रूटीन में डिसरप्शन। डॉक्टर कई अलग अलग पैटर्न को पहचानते हैं। बाइपोलर 1 में कम से कम एक फुल मैनिक एपिसोड होता है, अक्सर डिप्रेसिव एपिसोड्स के साथ भी। बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होता है, यानी माइल्डर हाइज, जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के साथ ऑल्टरनेट करता है। साइक्लोथाइमिया एक लंबे समय तक चलने वाला क्रॉनिक पैटर्न है, जिसमें मूड में हल्के उतार चढ़ाव होते हैं जो पूरे एपिसोड के मापदंडों को पूरा नहीं करते। और रैपिड साइक्लिंग का मतलब है एक ही साल में 4 या उससे ज्यादा मूड एपिसोड्स। बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने की कोशिश करने वाले रिसर्चर अक्सर कुछ रिस्क ड्राइवर्स और एसोसिएशंस का जिक्र करते हैं जो बार बार सामने आते हैं, और ये याद रखना मददगार है कि इनमें से कोई भी किसी इंसान या किसी चीज की गलती नहीं बताता। ये सिर्फ ऐसे पैटर्न हैं जो बहुत सारी जिंदगियों में दिखते हैं और अक्सर एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिन्हें अभी भी समझा जा रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी सेल्स के अंदर एक तरह की केमिकल टूट फूट स्टडीज में एक लगातार दिखने वाले संबंध के रूप में सामने आती है। बचपन का ट्रॉमा भी एक फैक्टर है जिसकी तरफ रिसर्चर्स बार बार लौटते हैं। इसे एक ऐसा अनुभव समझा जाता है जो वक्त के साथ कमजोरी को आकार दे सकता है, न कि एक सीधा कारण जिसे कोई कंट्रोल कर सकता था। शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी स्टडीज में बार बार दिखता है, जो इमोशनल पहलू के साथ एक फिजिकल डायमेंशन का इशारा देता है। जेनेटिक कमजोरी, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी बड़े पैमाने पर माना जाता है, जो ये दिखाता है कि रिस्क कैसे किसी इंसान की बायोलॉजी में चुपके से बुन जाता है। लक्षण दिखने से बहुत पहले कैनबिस के इस्तेमाल की भी बात होती है, हालांकि इसमें थोड़ा कम सहमति है, जो ये बताता है कि इसकी भूमिका अलग अलग परिस्थितियों और दूसरे ओवरलैपिंग कारकों पर निर्भर कर सकती है। सब कुछ मिलाकर देखें तो ये सारी बातें याद दिलाती हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और जीवन के अनुभवों के एक जटिल मिश्रण से आता है, कभी किसी एक अकेले कारण से नहीं और कभी भी किसी शर्म की बात से नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज करने में समय और केयरफुल ऑब्जर्वेशन लगता है। एक क्लिनिकल इंटरव्यू से डॉक्टर मूड हिस्ट्री, एपिसोड पैटर्न और अवधि को समझ पाते हैं। मूड चार्टिंग से मूड, स्लीप और एनर्जी को समय के साथ ट्रैक किया जाता है ताकि रिकरिंग पैटर्न्स पकड़ में आए। दूसरे कॉजेस को रूल आउट करने का मतलब है थायराइड फंक्शन, सब्सटेंस यूज या सिम्टम्स जैसे मिमिक करने वाली अन्य कंडीशंस को चेक करना। और फैमिली हिस्ट्री रिव्यू भी जरूरी है, क्योंकि फैमिलियल रिस्क इस कंडीशन से स्ट्रांगली लिंक्ड है। जब इलाज की बात आती है तो डॉक्टर अलग अलग स्तर के एविडेंस वाले कई ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और हर प्लान उस इंसान के हिसाब से अलग से बनाया जाता है, न कि किसी एक जैसे फॉर्मूले की तरह जो सबके लिए एक समान हो। यहाँ नीचे दिए गए तरीके सिर्फ समझने के लिए बताए गए हैं, किसी एक इंसान के इलाज के लिए मार्गदर्शन के रूप में नहीं। फ्लायर BI प्रिज्म। लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर है
जिसके इस्तेमाल के पीछे कुछ चुनी गई बाइपोलर स्थितियों में लंबे समय से चला आ रहा एविडेंस है और यह इस क्षेत्र में एक कसौटी बना हुआ है। क्वेटियापिन, जो एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, कुछ मूड एपिसोड्स के दौरान और लंबी अवधि के मेंटेनेंस प्लान में इस्तेमाल होती है। ये इंसान की जरूरत पर डिपेंड करता है। अरिपिप्राजोल एक और एंटीसाइकोटिक ऑप्शन है। डॉक्टर इसे आपकी पूरी क्लिनिकल स्थिति और साइड इफेक्ट सेंसिटिविटी देखकर चुनते हैं। लैमोट्रिजिन, जो एक मूड स्टेबलाइजिंग दवा है, अक्सर डिप्रेसिव एपिसोड्स की लॉन्गर टर्म प्रिवेंशन के लिए कंसिडर की जाती है। साइको एजुकेशन दवाई से अलग कुछ चीज देती है, जैसे मूड पैटर्न, बीमारी के शुरुआती लक्षण, नींद की आदतें और इलाज के प्लान की पूरी जानकारी के बारे में सिलसिलेवार सीखना। डॉक्टर जो भी कॉम्बिनेशन रिकमेंड करे, गाइडिंग प्रिंसिपल वही रहता है कि केयर इंसान, उसकी हिस्ट्री और उसके गोल्स के हिसाब से सोच समझकर तैयार की जाती है, किसी फिक्स टेम्पलेट को फॉलो करके नहीं। कुछ फैक्टर्स एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। नींद का ठीक से ना आना, ज्यादा तनाव, नशे की लत, दवा लेना भूल जाना और बड़े जीवन बदलाव। ट्रिगर्स हर व्यक्ति में अलग होते हैं। अपने खुद के पैटर्न्स को ट्रैक करना सबसे ज्यादा मदद करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ एवरीडे हैबिट्स भी काफी फर्क डाल सकती हैं। एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल रखना बेहद जरूरी है। कंसिस्टेंट समय पर सोना और उठना बॉडी के इंटरनल रिदम्स को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड साइक्लिंग से क्लोजली जुड़े हैं। फिजिकली एक्टिव रहना मूड और वेट दोनों को सपोर्ट करता है, जो मैटर करता है क्योंकि ओबेसिटी एक रिकॉग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर है। इसे 261 स्टडीज का सपोर्ट मिला है, जिनमें से 32 स्ट्रॉन्ग हैं। एक बैलेंस्ड डाइट लेना वेट और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करता है, जो दोनों लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं। इसे 69 स्टडीज का सपोर्ट मिला है, जिनमें से 5 स्ट्रॉन्ग हैं। सुबह की आउटडोर डे लाइट और हरियाली में हल्की वॉक रूटीन तथा स्ट्रेस रिकवरी को सपोर्ट कर सकती है। नींद कम हो या मूड बहुत तेज लगे तो जल्दी क्लिनिशियन से बात करें। मूड और स्लीप को डेली ट्रैक करने की रूटीन अर्ली वार्निंग साइंस पकड़ने में मदद करती है, इससे पहले कि फुल एपिसोड डेवलप हो। और रोजाना की जिंदगी में आसान स्ट्रेस मैनेजमेंट तरीके अपनाना कुल बोझ को कम करता है, जो मूड को असंतुलित कर सकता है। छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती हैं, वो उसकी जगह नहीं लेती। एंटीऑक्सीडेंट वाले एंगल को देखना ठीक है, लेकिन सावधानी वाली एविडेंस स्क्रीन में केवल कुछ ओवर द काउंटर विकल्प ही आते हैं। N-एसिटिलसिस्टीन यानी NAC के लिए इस कॉर्पस में 14 डिजीज स्पेसिफिक स्टडीज हैं, जिनमें 10 स्ट्रॉन्ग हैं। नतीजे मिले जुले हैं, इसलिए प्रिस्क्राइबर और कोर ट्रीटमेंट के साथ ही इस पर विचार करें। ओमेगा 3 PUFA के लिए 15 स्टडीज हैं, जिनमें 5 स्ट्रॉन्ग हैं। बाइपोलर ट्रायल्स छोटे और मिक्स्ड हैं। यह मेनिया का इलाज नहीं है और प्रिस्क्राइब्ड केयर की जगह नहीं लेता। मेलाटोनिन के लिए 10 स्टडीज हैं, जिनमें 6 स्ट्रॉन्ग हैं और यह स्लीप टाइमिंग नियमित करने में मदद कर सकता है। सिडेटिंग मेडिसिन्स लेने या मूड बदलने पर क्लिनिशियन से बात करें। ये सिर्फ एडजंक्ट्स हैं। बाइपोलर क्लिनिशियन से बात किए बिना सप्लीमेंट शुरू या बंद ना करें। ये मूड स्टेबलाइजर या थेरेपी की जगह नहीं लेते। रिसर्च नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ भी आगे देख रही है। डेक्समेडेटोमाइडिन का एक इन्वेस्टिगेशनल सबलिंगुअल फॉर्म अभी स्टडी में है और इगलमी, जो डेक्समेडेटोमाइडिन का सबलिंगुअल फिल्म वर्जन है, उस पर भी स्टडी चल रही है। ये शुरुआती स्तर की रिसर्च है, अभी ये स्टैंडर्ड केयर नहीं है। चलिए कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करते हैं। माइथ, ये सिर्फ मूड स्विंग्स हैं जो सबको होते हैं। फैक्ट, एपिसोड्स एनर्जी और बिहेवियर में सस्टेन्ड डिसरप्टिव शिफ्ट्स होते हैं, ना कि रोजमर्रा के अप्स एंड डाउन्स। मिथक, सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स ही इसका इलाज करते हैं। सच्चाई, एंटी डिप्रेसेंट्स के एविडेंस यहाँ मूड स्टेबलाइजर्स जैसे लिथियम से कहीं कम मजबूत हैं। भ्रम, ये कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से होता है। सच्चाई, जेनेटिक और पारिवारिक जोखिम सबसे ज्यादा साबित हुए कारण है, ना कि व्यक्तिगत कमी। बाइपोलर डिसऑर्डर के पीछे एविडेंस बेस काफी सब्सटैंशियल है। करीब 17,000 साइंटिफिक स्टडीज रिव्यू की गई हैं, जिनमें से लगभग 8,000 क्लिनिकल स्टडीज हैं और 537 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर पर रिसर्च
2010 से लगातार बढ़ी है, जब एक साल में लगभग 695 स्टडीज पब्लिश हुई थी और मिड 20 टीन्स तक ये 1000 से आगे निकल गई और 2025 तक लगभग 1440 स्टडीज तक पहुंच गई। लिथियम पूरे समय कांस्टेंट फोकस बना रहा 2015 से लेकर 2019 और 2022 तक, और नए इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट्स 2026 तक बातचीत में आने लगे। 2026 के लिए जो तेज गिरावट दिखी है लगभग 531 तक, वो कोई रियल डिक्लाइन नहीं है, वो साल अभी भी इन प्रोग्रेस है। ये एक पार्शियल ईयर स्नैपशॉट है, गिरते हुए ट्रेंड नहीं। तो लोग असल में बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में क्या कहते हैं? स्टडीज से आगे बढ़कर फ्लायर BI प्रिज्म सोशल मीडिया पर होने वाली वाइडर कॉन्वर्जेशन को सुनता है और यहाँ इसने 8100 से ज्यादा रियल मेंशंस निकाले। उनमें से लगभग 1600 पॉजिटिव थे, 4300 न्यूट्रल थे और 1800 नेगेटिव थे। चलिए इन्हें ईमानदारी से पढ़ते हैं। पॉजिटिव साइड पर सबसे बड़ा ग्रुप लगभग 150 मेंशंस लिथियम थेरेपी को स्टेबिलिटी पाने में मदद का क्रेडिट देते हैं। एक और 87 मेंशंस ने मूड स्टेबिलाइजर्स को ब्रॉडली एक रियल डिफरेंस लाने वाला बताया। 45 मेंशंस ने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में वार्मली बात की, ट्रीटमेंट के साथ थेरेपी को वैल्यू करते हुए। 39 मेंशंस ने एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को सिम्टम्स मैनेज करने में मदद का क्रेडिट दिया। एक छोटा ग्रुप 13 मेंशंस कैनबिस को उस चीज के रूप में लाए जिससे उन्हें कोप करने में मदद मिली, और 9 मेंशंस ने स्लीप और रूटीन सपोर्ट की क्वाइट पर स्टेडी वैल्यू को हाईलाइट किया। नेगेटिव साइड की तरफ आते हुए सबसे बड़ी कंसर्न बाय फार 1115 मेंशंस यह थी कि ट्रीटमेंट ने उनके लिए सिंपली काम ही नहीं किया। 283 मेंशंस ने स्लो या अभी तक कोई चेंज न होने का जिक्र किया। रिलीफ के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग वेट। 181 मेंशंस ने साइड इफेक्ट्स को लेकर कंसर्न्स उठाए। 29 मेंशंस ने ट्रीटमेंट को लेकर स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट रिएक्शंस डिस्क्राइब किए और 24 मेंशंस ने अदर मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्शंस को लेकर कंसर्न्स फ्लैग किए। ये फ्लायर BI प्रिज्म सोशल सिग्नल से निकला रियल वर्ल्ड सेंटिमेंट है, क्लिनिकल प्रूफ नहीं। ये तस्वीर है कि लोग क्या कह रहे हैं, ना कि ये वर्डिक्ट की क्या काम करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन सही ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और सपोर्ट के साथ इसे असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है। यह वीडियो मेडिकल एडवाइस नहीं है। डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें।